अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। नया दिन है, नई सुबह है और दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपना ख्याल तो रख ही रहे होंगे लेकिन अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ज़रूर ख्याल रख रहे होंगे। जनाब दिन का आगाज़ करते हैं एक अच्छी बात के साथ। तो जनाब अच्छाई उसी वक्त मुकम्मल होती है जब उसका ज़ाहरी और बातनी दोनों पहलू ही अच्छे हों, क्योंकि इंसान भी अपने नुक्ता कमाल को तभी पहुंचता है जब उसका ज़ाहिर और बातिन यकसा हो जाए। हम अपनी अच्छाई का ज़ाहिर तो फ़ौरन कहीं भी साबित कर सकते हैं, लेकिन कम ज़रफ़ों के मुआशरे में ना, जहाँ हर तरफ बदगुमानियाँ फैली हुई हैं और बसीरतों पर तासुबात की काली चादरें पड़ी हुई हैं, वहाँ हमारे बातिन की कोई अच्छाई तस्लीम नहीं की जाएगी। लेकिन अगर हमारी नीयत साफ़ है और जो कुछ भी हमारे बातिन में है या छुपा रखा होता है हम लोगों ने, तो उसे साबित करने की कोशिश की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शक आलूद निगाहों वाले छोटे जहन के जो लोग होते हैं ना, उनसे दूर रहकर अच्छाई करते रहना ही चाहिए, क्योंकि हमारी नीयत अच्छी होती है। और ये भी सच है कि बातिन बीनी यानी किसी के अमल में छुपी हुई अच्छाई को पहचानने की सलाहियत भी कुदरत लाखों में किसी एक को ही अता करती है। और हर एरे गहरे से इस चीज़ की तवक्को भी नहीं रखनी चाहिए। नेक नियति के साथ हमें अपने मकसद की तरफ चलते ही रहने चाहिए। और ये चीज़ हम बड़ा देखते भी हैं कि जनाब हम किसी को कहते हैं कि आपका जो है ज़ाहरी तौर पर आप कुछ और है, लेकिन आप बातिन बहुत चीज़ें आप छुपा भी रहे होते हैं और आपके अंदर कुछ और चल रहा होता है, आपके बाहर कुछ और चल रहा होता है। तो अपनी मैं कहती हूँ कि जजमेंट से बेहतर होता है कि जनाब किसी को मौका देना चाहिए कि वो खुलकर आपके सामने आए। और हमारा यहाँ पे कॉमन प्रैक्टिस है कि हम फ़ौरन से लोगों को जज करने बैठ जाते हैं। हम ये कहते हैं कि अच्छा ज़ाहरी तौर पर अगर कोई ऐसा है ना, तो शायद ये बातिनी तौर पर भी इसी तरह को होगा। और लेकिन ये हमारे यहाँ पे ऐसी प्रैक्टिस भी है कि हम अंदर कुछ और होते हैं और बाहर हम कुछ और दिखा रहे होते हैं। हम बाहर बहुत परफेक्ट नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता होता है कि हम क्या हैं, हमारी शख्सियत कैसी है, हमारी ज़ात कैसी है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जनाब अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छाई पैदा करें, लोगों के साथ अच्छाई करने की कोशिश करें और इस अमल को जितना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में आप बढ़ा सकते हैं, इसको बढ़ाने की कोशिश करें। और हम ये चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी ठीक हो जाए, लेकिन हम ये कभी भी नहीं चाहते हैं कि हम खुद ठीक हो जाए। जब हम अपने ऊपर काम करना शुरू कर देंगे ना, कि हम खुद को ठीक करना शुरू कर देंगे, तो मेरे ख्याल से ऑटोमेटिकली सोसाइटी भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि सोसाइटी किन लोगों से बनती है? हम लोगों से ही बनती है, मेरे से, आप लोगों से ही मिलकर बनती है। तो अगर हम ही ठीक हो जाएंगे तो सोसाइटी भी ठीक हो जाएगी। और अगर हम ही ये समझेंगे कि सिर्फ हम ठीक हैं, सोसाइटी को ठीक होने की ज़रूरत है, तो फिर इस तरीके से इस प्रैक्टिस से कोई भी चीज़ सही नहीं होती है। इसलिए शुरुआत हमेशा अपनी ज़ात से, अपनी शख्सियत से, अपने आप से करनी चाहिए, तभी बाकी चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो ये आज का पैगाम था जो आपके साथ मैंने शेयर किया है। अब आगे बढ़ते हैं। सेगमेंट है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस, जिसमें हम सेहत के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट मेहमान होते हैं उनका बेहतर इलाज और एहतियात उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो जनाब आज दुनिया भर में अस्थमा यानी कि दमे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दमा या अस्थमा एक दायमी मर्ज है जो ताउम्र इंसान को अपनी गिरफ्त में जकड़ कर रखता है और दुनिया भर में 35 करोड़ से ज़ायद अफराद इस मर्ज का शिकार हैं, जबकि ये दायमी मर्ज हर साल तकरीबन 2.5 लाख अफराद की जानें ले लेता है। सांस की नालियों में ख़राबी या फेफड़ों की नालियाँ बारीक होने के सबब सांस लेने में तकलीफ़ के मर्ज़ को दमा या अस्थमा कहा जाता है। और दमे के मर्ज़ की कई अलामात हो सकती हैं, जैसे कि सांस लेते वक्त सीटी की आवाज़ आना, खांसी, सांस फूलना, सीने का दर्द, नींद में बेचैनी या फिर परेशानी हो रहा और थकान वगैरह भी हो जाना। अंदरूनी और बैरूनी एलर्जी, धूल मिट्टी, मौसम की तब्दीली, सांस की नालियों में इन्फेक्शन के सबब भी पैदा होने वाली बीमारी को अस्थमा कहते हैं। और इस मर्ज से आगाही और इसके मरीजों की मदद करने से मुतालिक शऊर उजागर करने के लिए आज दमे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ताहम दमे की वजूहात क्या हो सकती हैं, इसकी इक़साम और इलाज
इलाज क्या है और दमे के मरीज मौसम गर्मा में अपना ख्याल किस तरह रख सकते हैं। ऐसे और भी बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आज हमने जनाब जानने हैं, जिनके जवाब हमने लेने हैं। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर इरफान, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। आप सुनाइए कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर इरफान, आज अस्थमा का वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जा रहा है, तो क्या मसला होता है इसमें, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके रूट कॉज क्या है जिसकी वजह से दमा हो सकता है आपको? जी, अस्थमा जिसको हम उर्फ़ आम में जो लोग पसंद करते हैं उसको एलर्जी कहते हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर, स्पेशली अगर आप लाहौर के सिनेरियो में देखें तो पिछले 10 ईयर मेरी प्रैक्टिस में हम पहले इसको सीजनल समझते रहे कि इस सीज़न में होगा, इस सीज़न में होगा। लेकिन अब ये हमारा जो अस्थमा मैं ऑब्जर्व जो कर रहा हूँ ये थ्रू आउट द सीज़न चलता है, ठीक है। अस्थमा में 80% जो वजह होती है वो जेनेटिक होती है, यानी जीन से आता है। अच्छा, लेकिन कुछ हद तक ये इन्वायरमेंटल भी होता है, ठीक है। जैसे हम अगर मैं ये अपने सिटी की बात करूँ तो इसमें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। तो आपकी फैमिली में एलर्जी का होना, एलर्जी इन एनी सेंस, लाइक कुछ लोगों को सिर्फ एलर्जिक राइनाइटिस होता है जिसका मतलब है कि छींके आना, कीड़ा गले में गिरना। कुछ लोगों को सिर्फ जिस्म पे खारिश होता है जिसको अर्टिकेरिया कहते हैं। ये भी एलर्जी की एक मैनिफेस्टेशन होती हैं। अगर फैमिली में ये है और आपको वो अलामत है जो आपने बड़ी अच्छी डिस्क्राइब की हैं कि सांस का फूलना, खांसी, सांस में सीटों की आवाज़ का आना या सांस में तंगी महसूस होना, अगर ये सिम्टम है फैमिली में किसी को अर्टिकेरिया भी है या स्नीजिंग भी है या कीड़ा गले में गिरता है, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि आपकी जो अलामत है उसका ताल्लुक अस्थमा से है। अच्छा, मतलब ये आगे जाके अस्थमा आपको हो सकता है। बिल्कुल। अगर इस तरह के इनिशियल स्टेजेस पे अगर आपको इस तरह की कोई भी, मतलब जो हमने डिस्कस किए हैं उसमें से कोई भी आ रही है तो वो एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कोई एक भी होगी, जितनी ज़्यादा होगी उतनी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। यानी अगर किसी को सांस फूल रहा है स्पेशली, और ये सारी अलामत स्पेशली लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग होती है। अच्छा। तो अगर आपको ऐसी वेरिएबिलिटी मिलती है, उस इनिशियली ये होता है कि लाइक कुछ लोगों को नज़ला ज़ुकाम हुआ, उसके बाद किसी भी शख्स को अगर नज़ला ज़ुकाम के बाद ये अलामत 10 दिन तक रहे, क्योंकि नॉर्मली हम समझते हैं कि नज़ला ज़ुकाम के बाद विदिन 10 डेज़ ये सिम्टम्स क्लियर हो जाएंगी। अच्छा। लेकिन अगर आपकी ये अलामत 10 डेज़ से ज़्यादा चलें तो ये एक अलार्मिंग साइन है। और अगर ये चीज़ें आपको एक साल में 2 से 3 दफ़ा होना शुरू हो जाएं और वो किसी सीज़न से ताल्लुक़ उसको आपको लगे, लाइक ठंड ज़्यादा हो गई है, लाइक आप डस्ट में चले गए हैं, तो डेफिनेटिवली यू आर सफरिंग फ्रॉम द अस्थमा। फिर तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर पहली दफ़ा है तो फिर हम इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं कि हो सकता है कि इस वक्त आपको इन्फेक्शन ऐसी है जिसमें ये अलामत है। लेकिन सेकंड टाइम का मतलब ये है कि आपको अपने डायग्नोसिस को रिव्यू ज़रूर करना चाहिए। ओके, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री हो, ये जेनेटिकली आपको ट्रांसफ़र हो रही है, या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी ये हो सकता है? देखिए, मैंने आपको बताया जैसे 80% प्रोबेबिलिटी ये है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। हाँ जी, 20% में जैसे इन्वायरमेंट का कहा, इन्वायरमेंट के अलावा आपका ऑक्यूपेशन भी हो सकता है। जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, ठीक है, वो भी एक ऑक्यूपेशन है। जो लोग ये सीमेंट फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कृषि फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको ऑक्यूपेशनल अस्थमा कहते हैं। ये भी प्रोबेबिलिटी होती है। जो पेंट करती हैं वो पेंट से भी ट्रिगर हो सकता है। अच्छा। सो ये भी एक टाइप ऑफ अस्थमा है, ठीक है। सो इसमें 80% जेनेटिक है, 20% आपके ऑक्यूपेशन रिलेटेड भी हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो कितने टाइप्स ऑफ अस्थमा है जो हमें नहीं पता, मतलब बहुत कम है जो हमें पता है कि अच्छा ये अस्थमा के टाइप्स? देखिए, टाइप थोड़ा सा क्वेश्चन बन जाएगा जो मैं समझता हूँ मेडिकल स्टूडेंट के लिए। अगर हम इसको क्लासीफाई करना चाहिए तो एक टाइप होती है जिसमें कफ परी प्रीडोमिनेंट होती है। ओके। आप पेशेंट को यूजुअली काफ़ी आती है, डॉक्टर साहब हमें खांसी आ रही है, सिर्फ रात को आती है, कभी ठीक हो जाती है, उसके साथ और अलामत नहीं होती, और ये पेशेंट बड़े डिफ़िकल्ट टू डायग्नोज है एंड प्लस वेरी डिफ़िकल्ट टू कन्विंस है। बिकॉज हमारी पॉपुलेशन का ज़्यादा कंसेप्ट ये है कि जब तक आपकी सांस में सीटियों की आवाज़ नहीं आएगी, जब तक सांस नहीं फूलेगा तो वो अस्थमा नहीं होगा। लेकिन कफ वेरिएंट ऑफ अस्थमा ऐसा है जिसमें सिर्फ कफ ही प्रीडोमिनेंट होती है। अच्छा। लेकिन वो ये सारे फैक्टर रखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि रात को ज़्यादा होगी, अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा होगी, और इन बिटवीन वो ठीक हो जाएगी। सो ये एक टाइप ऑफ अस्थमा कहते हैं। अच्छा, एक टाइप ऑफ अस्थमा ऐसा है जो फीमेल में कॉमन है, और वो उसको कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड अस्थमा। वो अस्थमा सिर्फ प्रेगनेंसी में ही होता है और यूजुअली 3rd ट्राइमेस्टर जो लास्ट 3 मंथ्स होते हैं उनमें कॉमन होता है, ठीक है। ये अस्थमा। फिर ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा भी होता है। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो अस्थमा ट्रिगर कर लेती हैं, जिसमें सबसे कॉमन ड्रग जो है वो हमारी कॉमनली यूज ड्रग है जिसको हम एस्प्रिन कहते हैं। तो ये भी एक होता है। इसके अलावा एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा होता है। फिर अस्थमा जो नॉर्मली हम लोग किसी को फूड से भी होता है, कुछ फूड एलर्जिक भी होते हैं। देखिए, बहुत जल्दी आपने सवाल पूछा। हमारा जो अस्थमा है ना, आई डोंट नो, इतना टाइम हो गया अब आप लोगों को हमसे ज़्यादा अस्थमा आ गया बाय द वे, बता के। एक सवाल जो मरीज़ जो है ना, जिसने पूछना है, चाहे वो अनएजुकेटेड है चाहे हाईली एजुकेटेड है, डॉक्टर साहब दूध चावल केला नहीं।
अच्छा, ये मैं अब मुझे नहीं समझ लगती कि ये कौन सा ऐसा सियाना है जो हमारी कौम में आ गया और अब तक हम उसको भी क्लियर नहीं कर सके। इतने पल्मोलॉजिस्ट बोलते रहते हैं। जो फूड एलर्जी है दैट अकाउंट ओनली 2% ऑफ होल एस्थमा ट्रिगर्स। ये ट्रिगर्स हैं। अच्छा। जैसे मैं आपको बात करता हूँ कि इंडोर आपने कारपेट रखा है, इट्स अ ट्रिगर, ठीक है। इंडोर आप अगर आपकी कैट है, इट्स अ ट्रिगर। हाँ, एग्जैक्टली। पिजन जो है ट्रिगर है, बर्ड्स ट्रिगर है, ये भी एक ट्रिगर हो सकते हैं। लेकिन बिलीव मी, बहुत मुश्किल है कि ये जो 3-4 चीज़ों का मैंने नाम लिया ये ट्रिगर हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ मुझे बिल्कुल मैं कह सकता हूँ, हम लाहौर में रहते हैं, है ना, तो पता नहीं क्या क्या खा चुके हैं हम लोग। तो मैं इस वजह से कॉन्फिडेंटली बात भी नहीं कह सकता कि जी बिल्कुल ठीक है, जो आप दूध पी रहे हैं पता नहीं वो यूरिया से दूध बनाओ, लेकिन ये क्वालिटी का तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन जब भी कोई आप ऐसी चीज़ लेंगे डाइट के जो आपकी ये अलामत बढ़ाएं, जो मैंने आपको बताया, तो यूजली वो एट द सेम डे विदिन 2 आवर्स से विदिन 24 आवर हो सकता है। अगर आप ऐसी डाइट ले रहे हैं जिससे आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरी अलामत बढ़ रही है, तो वो कोरिलेशन बन सकता है। लेकिन ये कोरिलेशन बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, कौन सी ऐसी डाइट है जिसको हम बड़ा कैटेगोरिकली कह सकते हैं कि जी एस्थमा ट्रिगर कर सकते हैं? बिल्कुल, केचप कर सकती हैं। अच्छा, केचप में ऐसा प्रिजर्वेटिव है जो अपर एयरवे को डिस्टर्ब कर सकता है। जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये भी ट्रिगर कर सकती हैं। कोल्ड ट्रिगर कर सकता है। कोल्ड जब हम कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं उसमें ड्रिंक से ज़्यादा उसके कोल्ड टेम्परेचर है जो उसको ट्रिगर कर सकता है, ठीक है। आपको कोई इंटरेस्टिंग, जो काकरोच हैं दे ट्रिगर एस्थमा लॉट। हाँ जी, काकरोच का डायरेक्ट रिलेशन है विद एस्थमा। अच्छा। हाँ जी, परफ्यूम कैन ट्रिगर एस्थमा। सो ये चीज़ें ज़्यादा हैं रादर देन कि मैं फूड पे कहूँ, ठीक है। लेकिन क्या इससे बचाव मुमकिन है? देखिए, मैं सीरियसली आपको एक बात बताऊं कि पिछले 10 सालों स्पेशली इन लास्ट 2 ईयर्स में आप अपने पेशेंट को बड़ा कैटेगरी कहते हो कि अगर आपने लाहौर में ठीक होना है ना तो लाहौर छोड़ दें। देखिए, बात आप अब वो लोग कहते हैं डॉक्टर साहब ये कैसी बात है, कैसे मुमकिन है? हाँ। आप अभी भी अगर देखें तो कल या परसों तो शायद हम दुनिया के माशाल्लाह वर्ल्ड पोल्यूटेड सिटी में थे जी। और अगर हमारा एक लंग, हम तो शायद अब इस एज में गुजर गए हैं कि हमारा लंग बेचारा इतना है, जो बच्चा ग्रो कर रहा है वो ग्रोइंग एज वाला बच्चा जब इस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से गुजरेगा तो डेफिनेटिवली वो एस्थमा नहीं तो COPD का भी शिकार हो सकता है। सो ये इन्वायरमेंटल ट्रिगर बहुत ज़्यादा है। आप लोग थोड़ा सा आउट ऑफ लाहौर जाके देखें तो आपको पता लगेगा कि प्रॉपर फ्रेश एयर क्या होती है। exactly, और हाँ। मुझे इन 10 सालों में अभी तक कोई एक भी स्टेप ऐसा नहीं लगता कि मैं समझूं कि अगले आने वाले 5 या 10 साल इससे बेहतर होंगे। ना मिन एसुल कौम हम इस पर कोई डिसीजन कर रहे हैं, ना सॉरी गवर्नमेंट कोई डिसीजन कर रही है, और ना किसी और तरफ से मैं रोक देता। तो ये बिल्कुल क्योर होना तो नियर टू इम्पॉसिबल है। हाँ, एक चीज़ याद रखें, जब हम किसी भी एडल्ट को एस्थमा डिक्लेयर कर देते हैं तो टेक्निकली इन्हेलर लेना ज़रूरी है, ये याद रख लें। लेकिन हमारे यहाँ पे तो सबसे कॉन्सेप्ट ये है ना कि अगर एस्थमा है तो इन्हेलर एंड पे जाके हम लेंगे, पहले हम इसी तरह चलेंगे। देखिए, एक डायबिटिक पेशेंट जो होता है, हाँ जी, डायबिटीज़ में हम समझते हैं इंसुलिन की कमी है। लॉजिकली सोचें तो इंसुलिन ही रिप्लेस कर दें तो बेस्ट ट्रीटमेंट। लेकिन उसमें हम लोगों ने क्या कहा हुआ है, इंसुलिन नहीं लानी, इंसुलिन लग गई तो लग गई। हाँ। इसी तरह इन्हेलर के बारे में बहुत मिथ्स हैं और ये बिल्कुल गलत है। इन्हेलर ही पहला और इन्हेलर ही आखिरी इलाज है। अच्छा। देखिए, जब हम किसी को भी टैबलेट देते हैं तो अगर हम टैबलेट दे रहे हैं तो वो कम से कम 1 mg की होगी। जब हम किसी को इन्हेलर देते हैं तो वो कम से कम 100 माइक्रोग्राम का होगा। 1 mg और माइक्रोग्राम में थाउजेंड्स का फ़र्क है, नंबर 1। नंबर 2, आप टैबलेट ले रहे हैं तो वो टैबलेट पहले आपके स्टमक में जाएगी, अब्जॉर्ब होगी, सारे एरिया से जाने के बाद वो टारगेट ऑर्गन पे जाएगी। जब आप इन्हेलर दे रहे हैं तो वो टारगेट ऑर्गन पे ही लगेगा जाके। तो दिस इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अब मुझे बताएं, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपके कान में दर्द है तो दवाई कहाँ डालेंगे? ऑब्वियसली कान में। तो व्हाई नॉट इन्हेलर इन एस्थमा? सो इसमें तो कोई दो राय नहीं। लोग मतलब इतना क्यों इसको लेकर चलते हैं कि अच्छा नहीं लगेगा अगर हम इन्हेलर, मतलब कई सोसाइटी में बैठ के इन्हेलर यूज कर रहे होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, ये ना हमारे लिए एक टैबू समझ लिया है। इट्स अ टैबू फॉर अस। बिल्कुल ठीक आपने बात की। और ये स्पेशली फीमेल्स के लिए। देखिए, मैंने ऐसे पाकिस्तान में रहते हुए मैंने ऐसे घर देखे हैं जहाँ पे जो डाइवोर्स है उसकी वजह इन्हेलर बना। अच्छा। मैंने ऐसी फैमिलीज देखी हैं, स्पेशली जिन्होंने शुरू में हाइड किया कि एस्थमा था और जब वो इन-लॉज की तरफ गई तो बर्डन सारा उन्होंने शिफ्ट कर दिया कि जी ये तो पीछे से लेके आई थी, पता नहीं ऐसी बीमारी होगी हमारे ख़ानदान में ट्रैवल करेगी। हम 2023 की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली बीइंग मुस्लिम होने के बावजूद हम ये जो टैबू है इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे। हालांकि ये ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप इसको प्रॉपरली मैनेज करें तो कुछ भी नहीं होता। कुछ सियाने ऐसा पैदा हो गए पाकिस्तान में जिनको मेरा बड़ा दिल करता है कि ट्रेस करें कि कहाँ वो रहते हैं। ये जो बात जैसे दूध, चावल, केला और ये जो इन्हेलर लग गया, ये लग गया, ये इन्हीं की बात है। और ये मैंने आपको बताया कि इसमें डोंट थिंक कि ये सिर्फ
अनएजुकेटेड क्लास में, ये हाईली एजुकेटेड क्लास में भी बात परसिस्ट करती है। अच्छा। तो इसको तो हम अनफॉर्चुनेटली अब तक नहीं ठीक कर पाए। तो लेकिन ये हकीकत है कि इनहेलर ये पहला इलाज है और इनहेलर ये आखिरी इलाज है, और पेशेंट बहुत बेहतर हो जाते हैं। मतलब अब हम एस्थमा पेशेंट का जो कि प्रॉपरली मैनेज हो, उसमें हम डेथ एक्सपेक्ट नहीं करते। अच्छा। मतलब लेकिन डिपेंड अपॉन करता है कि वो प्रॉपरली मैनेज हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट। लेकिन क्या इनिशियल स्टेज पे मतलब कौन सी ऐसी कह लें कि सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चल जाए कि अच्छा ये आपको हो गया है, आपको एस्थमा या दमा हो गया है आपको? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि इतनी एजुकेशन, और स्पेशली मैंने जब से मीडिया में आया हूँ, मेरा भी 2014 आई रिमेंबर जब पहला शो किया था, ये अवेयरनेस लोगों में बिल्कुल हो चुकी है। ओके। एक्सेप्टेंस नहीं है। मतलब अब वो मरीज़ आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें, हाँ जी हमें सांस फूल रहा है, सांस में तंगी भी है, सांस में सीटियों की आवाज़ भी आ रही है, हमें दमा हो गया। अच्छा, इसमें हमारा भी एक प्रॉब्लम है। एज अ डॉक्टर हम कहते नहीं आपको एलर्जी है। अच्छा, एलर्जी की एक्सेप्टेबिलिटी वो कर लेते हैं, और पिछले 10 साल से उनको एलर्जी, अगर हम कहेंगे जी आपको एलर्जी है, तो वो 10 साल से एलर्जी को लेकर फिरते हैं। लेकिन द टाइम आई टोल्ड देम कि यू आर सफरिंग फ्रॉम एस्थमा, डॉक्टर साहब तुसी एवं मैनू एस्थमा कहता 10 साल तो मैनू हो रहा है, एलर्जी है। एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है इसकी एस्थमा की। ये एस्थमा बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, बट बच्चों में अगर एस्थमा है तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि बड़ों में बेहतर हो जाएगा। लेकिन बात एक याद रखें, हम गोरों की बातें आपको कर रहे हैं, गोरों में लाहौर शहर तो नहीं है ना, तो कौन सी प्रोबेबिलिटी भाई, इफ़ यू आर लिविंग इन लाहौर विद सच पोल्यूशन, क्या मैं ये कमेंट कर सकता हूँ? तो मैं तो ये कमेंट नहीं करता। तो क्या आप क्या कहेंगे डॉक्टर इरफान, हम लाहौर छोड़ दें? देखिए मैं ये कहूँगा कि 12 सुबह जब भी प्रोग्राम करें तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पे कुछ ना कुछ बहुत दफ़ा बात की है, बहुत दफ़ा बात की है, आपके साथ भी इस हवाले से बात की है। सर्दी आती है तब भी हम आपसे बात करते हैं कि क्या करना चाहिए, गर्मियों में भी फ़ज़ाई आलूदगी खत्म नहीं। देखिए मैं आपको बात बताऊँगा कि कितने हमने शोज किए ऑन कोविड, जी, मास्क पहना दिए, तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। जंप इन करें, लाहौर में रहते हैं, आप हमारे बच्चे हैं, इस पे डिबेट होनी चाहिए। एनवायरमेंटल आपके जो है जो गवर्नमेंट के अदारे, वो बैठें, लोगों को बताएं। आप आंखें बंद करके बैठे रहेंगे? एक शहर जिसकी पॉपुलेशन 70 लाख होनी चाहिए, आपने 1.5 करोड़ कर दी है, तो कहाँ पे सारी कंक्रीट बिल्डिंग है, कहाँ? इसको सोचना है। तो मैं तो नहीं कह सकता कि जी बच्चा बड़ा हो, लाहौर में रहे और उसको एस्थमा ना हो, मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ, ठीक है। लेकिन बुकिश नॉलेज ये है कि उनको बेहतर होना चाहिए, ठीक है। सो ये बच्चों में स्टार्ट हो जाता है। हम बच्चों में एस्थमा डिक्लेयर करते हैं आफ्टर द एज ऑफ 2 ईयर, हम एस्थमा डिक्लेयर करते हैं। अच्छा, सही। अच्छा, दूसरा कहा जाता है कि ये दायमी मर्ज है, अगर एक दफ़ा आपको एस्थमा हो गया तो उसके बाद चांसेस नहीं है कि रिवर्स भी हो रहा है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम पढ़ा करते थे तो उस वक्त इसको कहते थे एक्यूट एपिसोडिक। एक्यूट का मतलब है शॉर्ट लिव ना। आप हैरान होंगे, पिछले 8 से 10 साल में जब डेफिनेशन है तो उसने कहा क्रॉनिक। ये क्रॉनिक है, लेकिन एक डिजीज होती है जिसको हमने वो भी प्रोग्राम किया था, COPD, जी, जो स्मोकर्स एस्थमा होता है। स्मोकर्स एस्थमा जो होता है वो प्रोग्रेसिव होता है, ये प्रोग्रेसिव नहीं होता। अच्छा। हाँ, ये प्रोग्रेसिव उस वक्त होता है जब आप इसको लिफ्ट नहीं कराएंगे। देखिए जब हमारे पास पहली दफ़ा पेशेंट एस्थमा का आता है, हम उसका इलाज करते हैं, बिलीव मी वो विद इन अ वीक ठीक हो जाता है। अच्छा। विद इन अ वीक ठीक हो जाएगा, वो ट्रीटमेंट बंद कर देगा। अब वो हमारे पास आएगा आफ्टर 3 मंथ्स विद सिम्टम जो कि बहुत ज़्यादा हुई होंगी, ठीक है। अब इस वक्त जब हम उसको ठीक करेंगे तो अगर वो पहली स्टेज पे था तो इस वक्त दूसरी स्टेज पे आ जाएंगे। तो ये टाइम गुजरता जब हमारे पास मोस्टली पेशेंट आते हैं तो वो 5वीं स्टेज पे पहुंच चुके होते हैं। अच्छा। फिर उनको पहली स्टेज तक जाने में टाइम चाहिए होता है। अब ये जो प्रॉब्लम है यही सबसे बड़ा। अगर आप शुरू में डॉक्टर के पास जाएँ और याद रखें, जब भी आप एस्थमा डिक्लेयर कर दिए जाते हैं तो एक डायबिटिक पेशेंट तो एक्सेप्ट कर लेता है कि जी मैं ग्लूकोमीटर से चेक करूँ, वो एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं अपने कंसल्टेंट से रेगुलर जो चेकअप कराऊंगा। एस्थमेटिक नहीं करता। उसकी वजह है कि हम आप लोग हर घर में एक डॉक्टर एंटिल प्रूवन अदरवाइज, चाहे वो अभी मेडिकल स्टूडेंट है या चाहे वो हाउस जॉब कर रहा है। हाँ। और अगर कंसल्टेंट ने भी कहा है ना तो वो हाउस जॉब घर वाला डॉक्टर जो है ना वो कंसल्टेंट से ऊपर है। हाँ। तो ये इस पे देखें मीनासुल कौम हमें सबको मतलब ये समझना चाहिए कि एस्थमा is a controllable disease. Okay. Remember, it's a controllable disorder. But we make it uncontrollable because of ourselves. हम उसको खुद ब खुद ही वो कह देते हैं भी तू ठीक हो गया, तू कोई इनहेलर ले जा रही। बाय द वे इसको भी ब्रेक करने के लिए हमारे पास एक चीज़ आ गई है, इसका मिथ ब्रेकर हमारे पास। वो क्या है? अब लोगों को वो इनहेलर पसंद नहीं जो हिला के आप छेप के। हाँ, एग्जैक्टली। तो हमारे पास कैप्सूल अवेलेबल है, डिवाइस में डालते हैं जो सक कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है। मैकेनिज्म दोनों का सेम है, लेकिन वो कहते हैं डॉक्टर साहब असि कैप्सूल खींच लेने हैं, असि वी कांट टेक इनहेलर। सो इसकी डिफरेंट हमारे पास मोडेलिटी अवेलेबल, वी कैन प्रिस्क्राइब दैट टू डिफरेंट पेशेंट। लेकिन दोनों एक ही जैसे दोनों सेम चीज यू हैव टू इनहेल। मतलब एक है जो आप जिसको आप शेक करते हैं, उसके साथ अटैच करते हैं, उसके बाद करते हैं। और एक और बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में
एस्थमा की ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब इज़ नॉट एन इशू। ओके, इशू इज़ कि दे डोंट नो कि कैसे मैंने इनहेलर लेना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपने ट्रीटमेंट, डॉक्टर साहब ने, अब देखिए इतने तो पढ़े लिखे माशाल्लाह डॉक्टर आते हैं हमारे पास, पहुँचते हुए कुछ नहीं हमने करना होता, हमने उसको सिर्फ कहना है कि जी ये जो दवाई ले रहे हैं इसका ये तरीका कहा है। तो ये मरीज़ों को ज़रूर पता होना चाहिए कि इनहेलर आपने लेना है तो कैसे लेना है। ठीक है। फिर रेस्क्यू इनहेलर कौन सा है। अब इतनी सडनली आप लोग बाहर निकलते हैं, कोई भी अस्थमा का पेशेंट बाहर निकला, इतनी ज़्यादा ड्राई और डस्टी एटमॉस्फेयर सडनली चेंज हो गया तो उसका अस्थमा ट्रिगर हो गया। हाँ। हो सकता है वो हॉस्पिटल से इतना दूर हो कि जाते जाते उसको खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो जाए तो अस्थमा के पेशेंट को पता होना चाहिए कि मैं ये रेस्क्यू इनहेलर लेना चाहूँ। तो टेक्निक ऑफ द इनहेलर प्लस रेस्क्यू इनहेलर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये अस्थमा के पेशेंट को पता होना चाहिए, जो उसके साथ वाले लोग हैं उनको पता होना चाहिए टेक्निक सारी। देखिए अगर आप बच्चे की बात करें तो पेरेंट्स को पता होना चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली। स्पेशली पेरेंट्स को पता नहीं, लेकिन जो अडल्ट्स हैं उसमें तो अडल्ट को पता होना चाहिए। और अस्थमा का जो इनहेलर है वो उनकी पॉकेट में होना चाहिए, स्पेशली रेस्क्यू इनहेलर। अच्छा। तो ये आजकल का जो मौसम है इसमें क्या ट्रिगर हो सकता है? बिल्कुल, देखिए आजकल के मौसम में सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारे एग्रीकल्चर लैंड में क्या हो रहा है, हार्वेस्टिंग। एग्जैक्टली। तो वो हार्वेस्टिंग की वजह से, ये थ्रेशर चलने की वजह से आपकी इन्वायरमेंट थोड़ी पोल्यूटेड ज़्यादा होती है, वो ट्रिगर है जो है, इसमें से बहुत ज़्यादा अस्थमा कॉमन है इस वक्त करंट। तो इसमें ज़्यादातर जो एस्थमेटिक है उनको ख्याल रखने की ज़रूरत है। देखिए ख्याल, अब वो बेचारे बाहर तो जाना है, मास्क पहन ले। मास्क का तो वो मतलब उनका वो खत्म हो गया, वो जो था मास्क। लेकिन हम नहीं सुनते ना, हम नहीं सुनते। अभी भी कोरोना है, अभी भी ये सारी चीज़ें, लेकिन मास्क हम नहीं पहन रहे अभी भी। नहीं, फिर भी थोड़ी सी एक्सेप्टेबिलिटी है। आई थिंक सो मास्क की इतनी एक्सेप्टेबिलिटी है कि अब तो माशाल्लाह बड़े डिफरेंट फैशनेबल मास्क भी आ गए, तो वो आप लोगों के लिए भी प्रॉब्लम नहीं है, तो बाकी को लेके तो मैं समझता हूँ मास्क फिर भी थोड़ा एक्सेप्टेबल हो चुका है। लेकिन मास्क पहने, देखिए अभी आपके पास एक न्यू डिजीज़ एक और आ गई है जिसपे हम मंकी पॉक्स जो आया है, तो ये यू हैव टू फाइट विद दिस डिजीज़ विद ओनली 2-3 मैनूवर। हैंड हाइजीन आपकी होनी चाहिए, मास्क होने चाहिए। ये अब आपको अपने ट्रेनिंग का पार्ट कर लेना चाहिए। आपको अपने बच्चों को सबको ये बताना चाहिए कि आप उनमें किन किन चीज़ों को टच किया तो हैंड को साफ रखें। ज़रूरी नहीं कि सैनिटाइज़र परचेज करें, आप सोप से वॉश कर लें। तो ये तो अब हमारा फ्यूचर ही है, वी हैव टू लिव विद दिस काइंड ऑफ डिजीज। अच्छा, दूसरा जो स्मोकर्स होते हैं उनका भी डायरेक्ट लिंक है इसके साथ, जो स्मोकिंग करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मोकर्स में अगर एस्थमा है और वो एडजस्ट कर लें इन दोनों के साथ चलना, तो उनका एस्थमा सबसे डिफ़िकल्ट टू ट्रीट हो जाता है। वैसे टेक्निकली वो खुद ही क्विट कर देते हैं स्मोकिंग, बिकॉज जब भी वो स्मोक करते हैं ये ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। अच्छा। लेकिन कुछ ऐसे भी मुजाहिद होते हैं जो बैलेंस करना सीख लेते हैं ना, तो उनके लिए फिर जब वो हमारे पास आते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट एस्थमा, ठीक है। तो स्मोकर्स को तो वैसे स्मोकिंग करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है, किसी भी लाहौर में आप रह रहे हैं और बिल्कुल। अगर अगर आपको स्मोकिंग का शौक है तो मगरिब के बाद निकल के लंबे लंबे सांस लेने तो स्मोकिंग पूरी हो जाती है। लेकिन स्मोकिंग भी आपको नहीं करनी चाहिए, और अगर एस्थमा है तो उसको तो बिल्कुल भी स्मोकिंग नहीं। अच्छा, उनका ज़्यादा डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेट हो जाता है एंड डिफिकल्ट टू ट्रीट हो जाता है। लेकिन आपके पास जो डॉक्टर इरफान आते हैं उनको आप जब कहते हैं कि स्मोकिंग क्विट कर दे, तो करते हैं वो? कर देते? क्योंकि मैंने कभी स्मोकिंग नहीं की ना। देखिए अगर हम भी नहीं करेंगे तो हमारी बात में असर करेंगे। अक्सर तो कहते हैं डॉक्टर साहब तुम सानू समझा रहे हो, नाल तर डॉक्टर सिगरेट पी रहे, और ये एक लम्हा फिक्रिया है। लेकिन देखिए इसके डिफरेंट वेज हैं समझाने के। कभी ना समझें कि स्मोकर आपके पास पहली मुलाकात में आपकी बात से एग्री कर जाए, आपने कन्विंस करना है। कन्विंसिंग के बड़े सी चीज़ें हैं, जैसे हम अगर अपने प्राइवेट सेटअप की बात करें तो गवर्नमेंट सेटअप में तो स्पायरोमीटर अवेलेबल है। प्राइवेट सेटअप में हमारे पास एक ऐसी डिवाइस भी है जो कि बता देती है कि आपके लंग्स में जो सांस बाहर निकाल है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी है। जब वो खुद उसको देखता है तो वो बंदा एक दफ़ा हिल जाता है कि हो इतनी ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो देयर आर लॉट ऑफ वेज, यूजुअली यू कैन कन्विंस देम बट नॉट इन सिंगल गो। पहली मुलाकात में आपको उसको ग्रेविटी बतानी है, नेक्स्ट मुलाकात में यूजुअली वो कन्विंस हो जाते हैं कि हम स्मोकिंग छोड़। और आप उन्हें मेल्स को ये कहते हैं ना कि आपकी ब्यूटी ख़राब हो जाएगी, तो काफ़ी है आजकल, ठीक। अच्छा, स्मोकर्स में भी तो डिफरेंट चीज़ें आ गई ना, पहले सिगरेट, अब वो वेप आ गए हैं, ये सारी चीज़ें भी, तो ये भी उतने ही हार्मफुल है ना उनके। वैसे ये सोचने की बात है, आपने कभी सोचा ये वेपिंग की तरफ क्यों आ गई इंडस्ट्री? देखिए हम लोग मासूम लोग हैं, इंडस्ट्री जो होती है वो बड़े क्लेवर होते हैं। इन्होंने स्मोक जो है उसको ख़त्म करके स्मोकलेस टबैको की तरफ आप लोगों को शिफ्ट करना है, अच्छा, ठीक है, ताकि वो जो एक फेयर है कि आपने वो एक गंदी सी शक्ल बनाई हुई है सिगरेट की डब्बी पे, वो नज़र ना आए। तो ये सारा शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स दैट, ठीक है। वो भी उतनी ही प्रॉब्लमैटिक है जितनी स्मोक वाली सिगरेट होती है। तो इसमें डोंट थिंक सो कि यू आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स वेपिंग, तो इसका मतलब है आप बिल्कुल ठीक है। अभी आप अगर गूगल पे बैठ के सर्च करें वेपिंग इंड्यूस लंग इंजरी, तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी शॉर्ट टाइम स्पैन में वेपिंग स्टार्ट हुआ। अच्छा। लेकिन लंग इंजरी उससे पहले स्टार्ट होगी, हालांकि स्मोकर्स में टेक्स टाइम। सो इसमें से कोई भी सिगरेट या ऐसी चीज़ जो है
ये हम एज अ पल्मोलॉजिस्ट पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी जो है इस पे काफ़ी बात कर चुकी है कि वो किसी सूरत में भी हार्मलेस नहीं है। ये देखा गया है कि जिन यंगस्टर ने ये वेप स्टार्ट कर दिया जी जी, वो बड़े होकर स्मोकर बन गए। ओके। सो ये ऐसा नहीं है कि आप किसी को शिफ्ट करें जी कि आप वेपिंग कर सकें। नो, वी आर नॉट कन्विंस्ड अप टिल नाउ कि वेपिंग जो है वो लेस डेंजरस है। दोनों इक्वली, ये दोनों एक जितने ही, मतलब अगर आप सिगरेट भी पी रहे हैं और आप शीशा वेपिंग हो भी गया, कर रहे हैं, मतलब ये शीशा हो गया, ये बिल्कुल। सारे ही आपकी सेहत के लिए, आपके लिए हार्मफुल साबित हो सकते हैं। और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर इरफान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और जनाब, अस्थमा के हवाले से हम बात कर रहे थे कि अस्थमा है क्या, किस तरह इससे बचाव हासिल किया जा सकता है, और वही है एहतियात कीजिए और इलाज से बेहतर ही एहतियात होती है। तो यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम शहरियों के दरीना मसाइल पर बात करते हैं। जनाब, पूरी कौम के एक ही दुहाई है, महंगाई महंगाई और बस महंगाई। जाने कब खुशहाली का सूरज नमूदार होगा और गरीब के लिए आसानी की राहें पैदावार होंगी, क्योंकि गरीब दो वक्त की रोटी खाने से भी कासिर है। दिहाड़ीदार तबका सारा दिन मेहनत करने के बाद जब उजरत लेकर अपने घर पहुंचता है ना, तो पता चलता है कि 2 दिन पहले जो सामान लेकर वो घर आया था, आज वो इस उजरत में मुमकिन नहीं है, लेकिन इसकी दिहाड़ी या तनख्वाह उतनी ही है। गैर यकीनी की सूरत हाल इतनी हो चुकी है कि लोग खुदकुशी को भूख प्यास से मरने पे तरजीह देने लगे, क्योंकि अब ज़रूरत की जितनी भी अशिया हैं वो गरीब बंदे की पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हैं। तो बंदा बेचारा मरे ना तो और क्या करे। अभी ये कुछ दिन पहले की रिपोर्ट आपको बता दूं कि मुल्क में महंगाई की सालाना बुनियाद पर जो शरह थी वो 48% तक जा पहुंची, और दिन ब दिन बढ़ती महंगाई की शरह में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है, जबकि सालाना बुनियादों पर तकरीबन 48% की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है महंगाई। और इदारे शुमारियात के मुताबिक 16 मार्च को ख़त्म होने वाले हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.96% इजाफा हुआ था, और एक हफ्ते में 28 अशियाए ज़रूरिया महंगी हुई हैं, 11 सस्ती हुई हैं, जबकि 12 की कीमतें मुस्तहकम रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 16 मार्च 2023 को ख़त्म होने वाले हफ्ते के दौरान 44,175 रुपये माहाना से ज़ायद आमदनी रखने वाला तबका महंगाई से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, जिसके लिए महंगाई की शरह 48% रही है। महंगाई का जिन कैसे बोतल में बंद होगा, हो सकता भी है या नहीं हो सकता। हुकूमत को इस वक्त क्या इक़दाम उठाने चाहिए? क्या मुल्क की सियासी अदम इस्तेहकामी महंगाई की बड़ी वजह बन सकती है, या यही वजह है, या और कौन कौन सी वजूहात है, उस पर नज़र डालते हैं। इस वक्त इन स्टूडियोज़ में जाहिद आबिद साहब, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ मौजूद है। खुशामदीद कहती हूँ जाहिद साहब आपको। कैसे हैं आप? शुक्रिया। जाहिद साहब, महंगाई की शरह 48% तक जा पहुँची है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है, सारे रिकॉर्ड हमने तोड़ दिए हैं इस दफ़ा। कहाँ जा रहे हैं हम, किस तरफ जा रहे हैं हमारा मुल्क, महंगाई किस तरफ जा रही है, क्या कर रही है हुकूमत? जी, अगर महंगाई के हवाले से अगर हम एक अवामी अंदाज में बात करें तो यही कह सकते हैं कि कड़ कड़क के देते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो महंगाई एक इस किस्म की है कि हमने खुद भी इस किस्म की महंगाई नहीं देखी पहले। मतलब हम जहाँ बैठे हैं इस वक्त दर्जनों चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं। हाँ जी। अगर इसमें से कोई एक आध चीज़ आगे पीछे हो जाएगी तो शायद हमें इतना फ़र्क महसूस ना हो। हाँ जी। लेकिन अगर सारी चीज़ें ही अतल पतल हो जाएं और पूरा एक सेट ही आपका हिल जाए तो वो एक अजीब सी सूरत हाल हो जाएगी। तो इस वक्त इसी किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है। आमतौर पर जो महंगाई होती थी उसमें हम यही देखते थे कि कोई एक आध सब्ज़ी महंगी हो गई, कभी गोश्त महंगा हो गया, कभी घी महंगा हो गया, कभी चीनी महंगी हो गई। अब इस दफ़ा ऐसा है कि वो पूरी तमाम चीज़ें साथ साथ महंगी हो रही हैं कि उसमें सब्ज़ी भी इस वक्त अब आम आदमी की उसके आम क्या अब तो किसी की पहुंच से, मतलब अगर कोई गाड़ी से उतर के भी चीज़ खरीद रहा है तो वो एक दफ़ा ज़रूर दुकानदार से लड़ता है यार इतना बिल बन गया है। हाँ, तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें पहले सिर्फ एक जो कम आमदनी वाले बंदे थे वो मुतासर हो रहे थे महंगाई से, और इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें मिडिल क्लास आपकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है कि सिर्फ गरीब रह गए और अमीर रह गए। अब अमीर का जो इस वक्त सूरत हाल है, दौलत तमाम उनके पास है, इसमें कोई शक नहीं, तो लेकिन इसके बावजूद जो इस वक्त सूरत हाल है एक अनारकी सी फैलती हुई नज़र आ रही है। जिस वक्त हमारी लोगों से बात होती है तो वो लोग जो 500 रुपये का उसने नोट पकड़ा होता हाथ में, वो
कहते हैं या कहती हैं कि हम क्या खरीदें इससे, क्या खरीदें, कुछ हम भी नहीं आता एक इसमें। 1 किलो चिकन का हाँ गोश्त जी। आप 500 रुपए में नहीं खरीद सकते। अंदाज़ा कर लेंगे बिल्कुल जिसके ऐसे। घर अगर 5 या 6 लोग हैं और उसने 2 वक्त की रोटी शोरबा बना के भी अगर खानी है तो 1 किलो गोश्त ले जाके नहीं कर सकते। उसके लिए उसे टमाटर भी चाहिए, प्याज भी चाहिए, घी भी चाहिए, जो कि 650 रुपये किलो है। तो उसके लिए वो 500 रुपया भी अब बेमैनी हो चुका है। हम बाज़ दूसरे ममालिक की बातें सुनते थे कि वहाँ पर लोग थैलों में पैसे भर के ले जाते हैं और फिर सब्जी लेके आते हैं या चीज़ें लेके आते यहाँ हैं। पर भी यही तो इस सूरत हाल किस्म है। की भी सूरत हाल यहाँ पर भी नज़र आ रही है कि अब 500,000 रुपये की कोई इस वक्त हमें जिसे अफरात ज़र कहते हैं वो यही होता है कि जिसमें पैसे अगर हों भी तो वो कम पड़ते हैं। तो इस वक्त भी यही सूरत हाल नज़र आ रही है। अब तो मतलब हम अगर किसी बड़े स्टोर पे चले जाएं या आप यूटिलिटी स्टोर पे चले जाएं तो वहाँ पर उन्होंने बाकायदा लिख के लगाया हुआ है कि जो चीज़ प्रिंट हुई है कीमत, अच्छा। हम उसके पाबंद नहीं हैं क्योंकि ये लम्हा ब लम्हा कीमतें चेंज होती रहती हैं, चेंज हो रही हैं। तो हमारे जो नेट सिस्टम पे जो रेट आएगा हम वो लेंगे आपसे। तो ये सूरत हाल है कि लम्हा ब लम्हा इस किस्म की तब्दीली आ रही है। वरना पहले हम देखते थे कि बजट आता था तो एक बजट से दूसरे बजट तक 19-20 का फ़र्क पड़ता था चीज़ों की कीमतों में। वो अब ख़त्म हो चुकी हैं चीज़ें। चीनी देख लें, घी देख लें, आटा, दालें, आप पेट्रोल ही देख लें, 300 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। तो ऑब्वियसली बाकी चीज़ें भी तो फिर उसी मुताबिक ही बढ़ेंगी। बिल्कुल। 2 चीज़ें सबसे अहम इस महंगाई में सबसे अहम किरदार अदा कर रही हैं, एक आपकी पेट्रोलियम मसनूआत और एक डॉलर जी। ये दोनों चीज़ें जिस वक्त तक कंट्रोल नहीं होंगी, चाहे हुकूमत ये रहे चाहे कोई और आ जाए, ये चीज़ें इसी तरह चलेंगी। ये एक बुनियादी चीज़ है। और ख़ास तौर पर मतलब अब इस वक्त जो आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो कम ख्याल की जा रही हैं, $77-78 पर बैरल, जो कि एक मुनासिब कीमत ख्याल की जाती है। इससे कम पे नहीं होती, क्रैश हो जाती हैं मार्केटें। तो लेकिन उसकी वजह यह है कि जिस वक्त हमारा डॉलर 280-290 तक टच कर रहा है तो वो पेट्रोल भी सस्ता नहीं हो पा रहा। वरना अगर इस वक्त हम देखें अगर हमारा 200 के करीब डॉलर हो तो पेट्रोल आपको ऑटोमेटिकली 50-60-70 रुपये लीटर फी सस्ता हो आपको मिले तो लाजमी तौर पर उससे कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। जो पेट्रोल डॉलर से जो चीज़ें आती हैं मतलब अब तो वहमो गुमान में भी नहीं जाहिर साहब आता है कि अच्छा 50-60-70-80 इतने रुपए में भी लीटर मिलता था। अब तो लगता ही नहीं है, ऐसे जैसे सदियाँ पुरानी बात है कि इसमें भी पैसे, इतने पैसों में भी कोई चीज़ मिलती थी। हाँ, ये बहुत पुरानी बात नहीं है। ये कोरोना में जिस वक्त पेट्रोल पूरी आलमी मार्केट में बिल्कुल सस्ता हो गया था तो मुझे याद है कि 87 रुपये लीटर शायद हो चुका था अभी 4 साल पहले। अब देख लें आपके 4 साल पहले 87 रुपये से, लेकिन असल मसला डॉलर जिस वक्त उसकी हमें तो कोई समझ नहीं आ रही कि डॉलर की आपका किस तरह आपके ज़खायर बढ़ने हैं, क्योंकि हम एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं हो रहा। वो अगर काम कर भी लेंगे तो कम से कम 5 साल का मंसूबा होता है जिसमें एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, एक ही दिन में नहीं बढ़ जाती। दूसरी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि डॉलर आप छाप के उसको गुजारा कर लें। इसलिए फ़िलहाल तो यही नज़र आ रहा है कि आइंदा जो चंद साल हैं वो इंतहाई खौफनाक हैं। उसके लिए यही हो सकता है कि जिन लोगों के पास हैं वो शेयर करें लोगों के साथ, तो फिर तो शायद बचत हो जाए। वरना इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें हुकूमत चाहे भी तो नहीं, कोई भी कुछ नहीं कर सकता जब तक ये डॉलर कंट्रोल नहीं होगा। कोई और हल नहीं है इसका कोई भी। इसका हल सिर्फ एक है, डॉलर। लोग कहेंगे डॉलर का सब्जी से क्या ताल्लुक है, डॉलर का फायदा, लेकिन डॉलर जब तक आपका सस्ता नहीं होगा, डॉलर का रेट मुनासिब नहीं होगा, आपके ज़र बदला ज़खायर नहीं बढ़ेंगे तो ये कुछ नहीं होगा। इस वक्त तक कम अज़ कम आपको पास अगर 17-18 अरब डॉलर हों तो शायद थोड़ा सा आपको संभाला मिले, आपका डॉलर थोड़ा सा नीचे आए, उससे कीमतों में थोड़ी सी कुछ हम कमी देख सकें। मतलब अब तो ये सूरत हाल है कि हम चिकन की अगर कीमत देखें तो इस वक्त 540-550 पे चल रहा है इस वक्त। और मटन बीफ तो पहले इसी किस्म की सूरत होती थी कि पहले बहुत पहले से हम कहते हैं कि आप पका सकते हैं, आप खा सकते हैं, मटन बहुत हो गया। तो ये इस किस्म की सूरत हाल है जिसमें हुकूमत, लेकिन एक चीज़ है कि रियासत जो होती है वो हम पहले भी कहते हैं कि रियासत की जिम्मेदारी होती है कि जिन लोगों के पास है उनको शेयर करके, जिनके पास नहीं है उन तक चीज़ें पहुँचाए। अब यहाँ ऐसी सूरत हाल है कि हुकूमत या रियासत इस वक्त इस चीज़ में बिल्कुल एक कामयाब नज़र नहीं आ रही कि वो जो सबसे पिसा हुआ तबका है। हमने ईद से पहले बाद लोगों से बात की जो दिहाड़ीदार मजदूर होते हैं, जो सड़कों किनारे बैठ के रोज़ाना की बुनियाद पर रोज़गार का इंतज़ाम कर रहे होते हैं,
तो वो रोने वाले हो गए कि हमारे पास इस वक्त इतना किराया नहीं है कि हम अपने घरों तो आबाई जो घर है उनके जहाँ पर 1,500-2 हज़ार उनको जाने का 1,500-2 हज़ार आने का किराया चाहिए। वो कहते हैं हमारे पास वो नहीं है, जिसकी वजह से हम ईद इधर ही गुजार देंगे, हम घर नहीं जाएंगे। जो अगर 1,000-2 हज़ार हमारे पास होगा वो हम बच्चों को भेज देंगे ताकि वो ईद मना लें, वो किराए के जितने जो पैसे हैं, और हम किराए के पैसे यहीं पर बैठ के यहीं पे कुछ करके यहीं पे गुजार देंगे। तो इस किस्म की जब सूरत हाल होती है तो फिर लोग जहनी जो एक डिप्रेशन का शिकार होते हैं, अनारकी की तरफ जाते हैं। तो ये ऐसा वक्त है कि जिसमें अगर अब भी अगर हुकूमत ने या रियासत ने अपनी जिम्मेदारी ना निभाई तो फिर शायद बहुत देर हो जाए और फिर ये सब कुछ दोबारा एक नए सिरे से इनको बिल्ड करना पड़ेगा, नए सिरे से सब कुछ एक सिस्टम लॉन्च करने पड़ेंगे। मतलब ये सिर्फ सस्ते आटे पे जो हमने देखा है, एक अच्छी स्कीम थी, ओके, एक अच्छी नीयत के साथ थी, लेकिन मिस मैनेजमेंट उसमें लाजमी थी। इसमें कोई शक नहीं कि एक नीयत बेशक अच्छी होगी कि मुफ्त आटा देना है लोगों को, लेकिन जो लोग ले रहे थे वो भी यही कह रहे थे। लेकिन अभी भी तो आटे की सूरत हाल ठीक नहीं हुई है जाहिद साहब, मतलब आटा गायब है क्योंकि प्रोक्योरमेंट हो रही है उसकी, गंदम की। आटे की जो इस वक्त सूरत हाल है कि 10 किलो आटा आपको तकरीबन 1200 रुपए में मिल रहा है। हाँ जी, एग्जैक्टली। जो सस्ता तरीन आटा है वो 120 रुपए किलो आपको मिल रहा है। जो चक्की का आटा है वो 170 रुपए किलो मिल रहा है। और ये आइंदा आने वाले दिनों में इसमें थोड़ा सा इजाफा होना है, क्योंकि जब आप गंदम की स्पोर्ट प्राइस है उसे बढ़ाएंगे, उससे काश्तकार को फ़ायदा होगा। काश्तकार का जो फ़ायदा है वो शहरी आबादी के लिए नुकसानदेह होता है। तो ये एक ऐसी लड़ाई होती है कि जिसमें देहाती आबादी अगर खुश होती है स्पोर्ट प्राइस बढ़ने पे, तो शहरी आबादी उसका बोझ भी उठाती है। सही। तो ये हुकूमत फिर बीच में एक ऐसे लीवरेज का काम करती है कि जिसमें दोनों साइड्स खुश रहें। अब इस वक्त हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं हैं, और ऊपर से IMF की जो शराइत हैं वो ऐसी हैं कि वो कहती है कि सब्सिडी आप भूलते जाओ। मतलब, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमने 5-6 ऐसे सरकारी इदारों के सफ़ेद हाथी पाले हुए हैं कि जहाँ पर सालाना कोई तकरीबन 500 से 600 अरब रुपया तक हुकूमत उनमें इंजेक्ट करती है ताकि वो चलते रहें। मतलब अब एक हमारी जो एयरलाइन है उसमें आप अंदाज़ा करें कि 80 से 90 अरब रुपया आप और मैं दे रहे हैं कि वो चलती रहे। हाँ। इसी तरह पाकिस्तान स्टील मिल है, इसी तरह रेलवे है, इसी तरह कई और इदारे हैं जिनको चलाने के लिए हम लोग टैक्स दे रहे हैं, और उन इदारों को, वो इदारे चल रहे हैं कि कम से कम उन इदारों को इस काबिल तो कर लें, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, कि हुकूमत उसमें कुछ ना दे, हुकूमत को कमा के ना दे, कम से कम अपना आप तो चलाए, आप तो चला लें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर अब क्या कहा जा सकता है इस पे। अच्छा, रोज़ाना की बुनियाद पर ये जो अशिया हैं, कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा महंगी हो रही हैं? कोई सस्ता भी हो रहा है या सिर्फ महंगाई ऊपर ही जा रही है? सस्ते होने वाली बात तो इस वक्त, ये तो मेरे ख्याल से मजाक ही लगता है कि अच्छा कोई चीज़ सस्ती भी है कि नहीं है। वहाँ थोड़ा सा होता है, सब्जी की हद तक या फल की हद तक आप कह सकते हैं कि अगर वाफर पैदावार हो जाए, एक सीजन आ जाता है, तो वो भी अब सस्ता इस तरह का है कि टमाटर इस वक्त अगर 60 रुपए किलो है, हाँ जी, तो वो उसे आप सस्ता कहेंगे कि 60 रुपए किलो पहले के मुकाबले में सस्ता हो गया। अच्छा। और दूसरी तरफ फलों में आप चले जाएं, इस वक्त आपको खरबूजा थोड़ा सा सस्ता नजर आएगा, 100-120 रुपए किलो। लेकिन अब ये अगर सस्ता है तो अब तरबूज के आने को सस्ता होगा ये 40-50 रुपए फी किलो, लेकिन वो कम से कम 4-5 किलो का होता है, उसके लिए भी 250-300 रुपए आपकी जेब में होगा तो एक तरबूज खरीद सकेंगे आप। तो ये इस वक्त सस्ते वाली बात तो मतलब नहीं है कि लोग, वो सुबह सुबह सवाल होता था घरों में कि अब क्या, आज क्या पकाना है, तो अब तो पहले वो बटवा देखते हैं, पहले पर्स देखते हैं, फिर सोचते हैं कि अब क्या पकाना है, कि अब क्या लेके आना है। अब वो बच्चों की फरमाइश या बड़ों की फरमाइश पे चीज़ें नहीं पकती, अब जो आपका पर्स जो इजाज़त देता है उसकी हिसाब से चीज़ें पकती हैं। मतलब इस वक्त जो आप एक ढाबा जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर मजदूर लोग, दिहाड़ीदार लोग बैठ के रोटी खाते हैं, वहाँ पर कम से कम 120-130 रुपए की प्लेट एक दाल की मिल रही है या सब्ज़ी की मिल रही है। तो इस किस्म की सूरत हाल है जिसमें आप देख सकते हैं कि रोटी आपकी कम से कम 15 रुपए और कई जगह 20 रुपए बिक रही है, नान इसी तरह 25 से 30 रुपए तक बिक रहा है। तो एक बंदा अगर एक वक्त की रोटी खा रहा है तो वो कम से कम 150 से 200 रुपया उसे चाहिए सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए, जो एक मजदूर बंदा बैठ के कहीं थड़े पे, कहीं ढाबे पे बैठ के रोटी खा रहा है। ठीक है। जाहिद साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हाफिज़ आरिफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सदर हैं किराना मर्चेंट एसोसिएशन के। आरिफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आरिफ साहब बताइएगा, जो महंगाई की शरह है वो 48% तक जा पहुंची है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? कितने काम जो है इसकी वजह से इफ़ेक्ट हो रहे हैं क्योंकि महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका जी। बिल्कुल ऐसे ही है, ये रिकॉर्ड है महंगाई का,
और सबसे जो मुतासर हो रही है आवाम, वो है रोजमर्रा की अशिया, जो जरूरी चीजें हैं हमारी, जैसे आटा है, चीनी है, घी, ऑयल की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो चुका हुआ है। और मजीद आप देखेंगे कि इस मंथ के एंड पे महंगाई का एक नया तूफान जो आने वाला है, वो इंतहाई ज्यादा डिस्टर्ब करेगा तमाम लोगों के बजट को ना। अब आटा, ये रिकॉर्ड है पाकिस्तानी तारीख का, 51 रुपए पर केजी महंगा हुआ है। और अभी जो बहरान पैदा होने जा रहा है चीनी का, आपको चीनी 150 रुपए किलो में भी नहीं मिलेगी। जो गवर्नमेंट ने फैसला किया है 99 रुपीज पर केजी का, जो मिलें नहीं मान रही, ये नया बहरान आने वाला है, 1-2 दिन में आप ये देख सकेंगी। अच्छा। और घी ऑयल की कीमतें आप देख सकती हैं, तो सिर्फ एक साल में 270 रुपए पर केजी घी ऑयल की कीमतों में इजाफा हुआ है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखें कि क्या लोगों की इनकम बढ़ गई है, उनको रोजगार बेहतर मिल गया है, या उनकी तनख्वाहें अच्छी मिली हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। तो ये सारा बजट आवाम का जो एंड यूजर है हमारे पास, तो वो लोग आते हैं ना जो रोजमर्रा की अशिया खरीदते हैं, तो वो कई दफा ऐसा होता है कि वो 2-2, 3-3 दफा बिल करवाते हैं कि इतना बिल बन गया, ये चीजें निकाल दें, 3-3 दफा बिल करके फिर मुश्किल से उनके बजट के हिसाब से वो चीजें आती हैं। वो जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो भी खरीदने से कासर हो चुके हुए हैं। अब इसी हिसाब से जो गर्म मसाले जो अपने नहीं है, दालें हमारी बदकिस्मती है कि हम जरी मुल्क होने के बावजूद हमारी दालें अपनी नहीं है। वो दालों में जो अभी 10-15 दिन के अंदर 10 से 80 रुपए पर केजी का इजाफा हो चुका हुआ है। तो इसको तो ये है कि कोई भी जिम्मेदार बंदा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं। ये कोई भी जिम्मेदारी इस हवाले से, खास करके महंगाई के हवाले से कि इसको किस तरह काबू में लेकर आना है, जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। हाफिज आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद है, सदर हैं किरियाना मर्चेंट एसोसिएशन के। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना मौक़िफ़ हमारे साथ शेयर किया। जाहिद आबिद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। जाहिद साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। और महंगाई के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो जनाब एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं जिनसे हमने आपकी मुलाकात करानी है। तो मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात हो जाए पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात के हवाले से, तो अपने क़याम से लेकर आज तक पाकिस्तान की कोशिश रही है कि दुनिया के दीगर ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखे जाएं। और अगर बरतानिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात करें तो पाकिस्तान और बरतानिया का ताल्लुक हमेशा से बहुत गहरा, पुराना और मल्टी डायमेंशनल रहा है। और पाकिस्तान बरतानिया के साथ दो तरफ़ा इक़्तिसादी, तिजारती और सियासी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए हमेशा से पुरअज़्म रहा है। बरतानिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूरोपीय ट्रेड एंड डेवलपमेंट पार्टनर भी है। और अगर माजी की बात की जाए तो अनजहानी मलका बरतानिया क्वीन एलिज़ाबेथ ने 1961 में पाकिस्तान का 6 रोज़ा दौरा किया था, जिसके लिए वो 2 फरवरी 1961 को कराची आई थी, जहां उनका इस्तकबाल सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल अयूब खान ने किया था। और अब शहजादा चार्ल्स की तकरीब ताजपोशी में भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ काबीना मेंबरान के हमरा ख़ुसूसी तौर पर वहाँ पर शिरकत भी करेंगे। और इसके साथ साथ बरतानिया में तकरीबन 10 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी मौजूद हैं। और बरतानिया ने भी हमेशा हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ देकर ये साबित किया है कि वो पाकिस्तान का एक मुखलिस दोस्त है। और इस हवाले से पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमीशन मुसलसल काम करता हुआ हमें दिखाई भी देता है। बरतानवी हाई कमीशन पाक बरतानिया दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से क्या क्या इक़दामात उठा रहा है, इस पर आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। क्लारा स्टैंटवे जो लाहौर में यूके के हाई कमीशन ऑफिस की सरबराह हैं और पंजाब में बरतानवी हाई कमीशन की नुमाइंदगी करती हैं, जिसमें बरतानिया पंजाब दो तरफ़ा ताल्लुकात, तरक्की, सरमायाकारी, तिजारत के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ की जाती है। क्लारा बरतानिया के COP26 यूनिट से बिलोंग करती हैं। वो कॉमनवेल्थ के साथ इंटरनेशनल इंगेजमेंट और वर्ल्ड लीडर समिट के दौरान अहम ओहदों पर भी तैनात रह चुकी हैं। इसके साथ साथ उनके बारे में आपको बताऊं तो वो जमहूरिया कॉन्गो और एबोला में बरतानिया की नुमाइंदगी भी कर
चुकी हैं, उसको रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। इससे पहले क्लारा लंदन में कई अहम ओहदों पर फाइज रह चुकी हैं और ख़ास तौर पर ब्रेग्जिट में उनका किरदार काफ़ी कलीदी भी रहा है। और इसके अलावा क्लारा यमन में ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम्स को भी हेड कर चुकी हैं। और अगर तालीमी मैदान के हवाले से उनकी बात कर ली जाए तो क्लारा ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर में मास्टर्स की डिग्री हासिल कर रखी है। तो जनाब क्लारा इस वक्त इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनको वेलकम कहते हैं। हेलो क्लारा, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जागो लाहौर। हाउ आर यू? I'm really well, thank you. Thank you so much for having me. How are you? I'm good, pretty good. Clara, first of all, I would like to say you are looking so great and Thank you. looking so good. Okay, we have heard about a lot of news regarding royal family coronation about Prince Charles and Queen Camilla this May. Would you like to tell us about more what is coronation and why is it so significant? Absolutely. So the coronation is going to be taking place this Saturday, Yeah. 6th of May. We're all very much looking forward to it. And it's really where His Majesty King Charles III and the Queen Consort are going to take their constitutional positions as heads of state for the UK, the realms, the overseas territories. And it's a historical moment because who alive now really remembers the last coronation? Yeah. So it's a real opportunity to get involved, and it's going to be taking place in Westminster Abbey. There's going to be a lot of, sense of tradition and pageantry and all of those good fun things, but also a real sort of modern outlook, which is very important for His Majesty the King, and a focus on youth. And I'm thrilled to say that the Prime Minister of Pakistan will be attending in person. So we're looking forward to welcoming him to London. We are also very honored to be a part of that coronation because it's a huge occasion. It's going to be a huge occasion, a huge Absolutely. ceremony for you, and we are also excited, equally excited. That's great to hear. Okay, Clara, 2023 has been a year, a Commonwealth. It's going to be a year of Commonwealth. What is Commonwealth and what is going to be happening? Yes, so the Commonwealth it's an association of nations, a family of nations, as we like to say, 56 countries, including the UK and Pakistan. It covers a third of the world's population, 2.5 billion people. And it's an association that's really based on shared values and promoting those values. Values such as democracy and the rule of law and peace and security. And it really allows a set of very diverse countries to come together and work together for those goals. In terms of 2023, you're absolutely right. It's a very busy year. Yeah. In March, we had the Commonwealth Day, which and the King, in honour of that, hosted a Commonwealth ceremony, an interfaith ceremony in Westminster Abbey, which was really to mark the diversity and the range of religions that are found within the Commonwealth. And later this year, we have the Commonwealth Youth Games, which are being held in Trinidad and Tobago. I know Pakistan is sending a delegation of 4 girls and 4 boys athletes, and it's great to see that commitment to gender diversity in sport as well. So there's so much going on and to get involved in this year. Yeah, and the I think slogan of the Commonwealth is youth. Yes, Year of Youth. Year of Youth. And what does that mean? I think it's the Commonwealth really recognising the importance of our young people. There's 1.5 billion young people in the Commonwealth. I mean, it's a staggering number. And obviously young people today are growing up in a world that is very fast changing. The countries in the Commonwealth are some of the most diverse, some of the most dynamic countries really. And so focusing on a year of youth, I think it's recognising the importance of that and really giving young people within the Commonwealth the opportunity to network, to build their skills, and to really be front and centre and to be ready for the challenges of tomorrow, which they're going to be taking us through. But Clara, being a Pakistani, I would like to ask a question that why do you think that a Pakistani should care about the Commonwealth? It's a great question. Sometimes these things feel a little bit far off or a bit irrelevant to us, but they aren't. I mean, other than all these values that I mentioned that are really at the forefront of the work of the Commonwealth, in perhaps a more tangible sense, the Commonwealth presents a fantastic trade opportunity for all its members, including Pakistan. So in 2022, at the Commonwealth Heads of Governments meeting,
heads of government committed to increasing trade within the Commonwealth to $2 trillion US dollars, a very, very large amount. Yeah. And the UK has been pushing for that and very much been at the forefront of that. At the moment, the UK Commonwealth trade, that represents about 10% of our trade is the UK. We want to keep increasing that. We want to keep going further. And we want to That's unlock great. that Commonwealth advantage that, that we talk about, and Pakistan will very much benefit from that as well. Any platform, any social media platform campaign you are doing it? Absolutely. So the Twitter account UK in Pakistan is where all of that information in terms Okay. of what the UK and the Commonwealth are doing together in Pakistan, and also commonwealth.org, the website, you'll be able to find all of that information. ओके मतलब आप लोगों को भी यही बताती चलूँ कि जितने भी इस कॉमनवेल्थ के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप उसको ट्विटर पे या जितने भी इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं और वो आपके लिए बहुत जनाब इंफॉर्मेशन जो है वो बेनिफिशियल हो सकती है। तो ये ख़ास करके यूथ के लिए एक बड़ा अच्छा कॉमनवेल्थ जो प्लेटफॉर्म है और कॉमनवेल्थ जो एक सेरेमनी होने जा रही है फॉर यूथ, इट इज़ वेरी गुड एंड इट इज़ वेरी beneficial for them. Okay, what has the UK been doing via the Commonwealth for Pakistan? Oh, well, other than pushing for trade, as I mentioned, a lot of our development programs, a lot of the British High Commission's development programs here in Pakistan were actually initiated and agreed at the Commonwealth Heads of Government meeting. So, in particular, a big focus for the UK and Pakistan is education. We've spent £900 million over the last decade on education alone here in Pakistan. Over half of that was in Punjab, I'm very pleased to say. And I mean, the results of that speak for themselves. 5.8 million children have received access to education as a result of that funding. 2.1 million of those were girls. So education is one of those big initiatives and priorities that we've been delivering through in relation to the Commonwealth. Another campaign we have at the moment in relation to education, which I just love, is 1 hour of reading a day. So the idea is that for young children, it's been demonstrated that 1 hour of reading a day can have massive effects later in life, from social skills to educational outcomes to capacity for learning. So we're really encouraging children, but obviously also their parents to get reading. Okay, we have seen from your social media that you have been fasting this Ramadan. That's right, I did. Right? Yes, correct. I fasted, and it was a brilliant experience. I really enjoyed it. Yes, I confess it was for one day. I haven't Okay. built up to the whole month. I'm very much in awe. We are seeing the footage. Right, of that's yours. right. So that was an iftar I attended, which was absolutely wonderful. I mean, obviously, the iftars are one of the best parts about Wow. the fast. But I enjoyed it. I learnt a lot. I learnt a lot from my colleagues, from my friends, who really shared with me what fasting means to them. And it was nice to be part of But that how community. did you break your fast? I broke my fast at an iftar with friends. With so much food, with pakoras and with I've been saying one of my favorite Lahori and Pakistani foods is gulab jamun. Oh wow! Do you like gulab jamun? Love that. Yes, absolutely. If that's on a menu, I'm having it. Oh my god! Every time. Have you tried biryani? I have. I love biryani as well. Really? I mean, what I like about Pakistani food, and I know we're in Lahore, food is everything, is the strength of the flavor, and you can just the complexity of the spices that have gone into making those flavors it's so wonderful. It's such a strong set of flavors, and I'm okay with the spice. I think I'm doing all right with the spice actually. My colleagues can perhaps confirm that. ओके मतलब जो क्लारा है वो भी पाकिस्तानी फूड की कह लें कि शैदाई हैं और वो भी पसंद करती हैं पाकिस्तानी फूड को। जैसे उन्होंने कहा कि वो बिरयानी भी उन्होंने खाई है, गुलाब जामुन जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और जनाब वैसे भी पाकिस्तानी फूड की धूम मची हुई होती है पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी, और जो भी पाकिस्तान से बाहर आते हैं पाकिस्तान को विज़िट करने ज़रूर पाकिस्तानी खाना खा के जाते हैं और उसको पसंद भी करते हैं। तो हैव यू विजिट आवर हिस्टोरिक प्लेसेस? Of course, yes, many times, and I think they're some of the most spectacular I've ever seen. I mean, the fort and the Badshahi Okay. Mosque, and I'm always in awe whenever I go around. The Wazir Khan Mosque as well, I think yeah. is so stunning. I've gone myself several times. I've brought friends and visitors, and it's wonderful to see the potential of the tourism industry in Pakistan, because you do have these
these incredible historical monuments. I mean, they are just wonderful. So I love walking around the old city, food street, and going to the restaurants with the rooftop, and Andaz in particular. I really love looking over the Badshahi Mosque, having lovely food after a long walk around the walled city. Wow, wow, that's good, that's good. If I talk about the historic places which I asked you, what 3 historic places do you like the most in Punjab or in Lahore? In Punjab or in Lahore? Yes, I mean, I think it's probably got to be those 3. I think the Wazir Khan Mosque is very... it's so special, the way that, you know, when you really get a proper introduction to it, the way they've used inks and dyes to get those really bright colours that have stood the test of time. I think that's incredible. And of course the Badshahi Mosque is just, you know, awe-inspiring. It's something really quite special. And walking around the fort you really get that sense of history. I think my favourite part is, you know, when you're walking around those massive boulevards and you realise that the reason they're that big is they had to make space for elephants. Yeah. You know, that's why they're so wide, which is just, it's great. It helps you put yourself back into that time and get a sense of where you are and a respect for that history. So Claire, have you been other cities of Punjab as well? Yes, so I'm been to Rawalpindi, which I really enjoyed. Okay. I still have yet to go to Multan, which is on my list. I'm hoping to go quite soon because I've heard fantastic things. But I've also travelled a little bit around the rest of Pakistan. I've obviously been to Islamabad. I recently went to Karachi over the Eid weekend, which was wonderful as well. And up in some of the sort of northern parts just above Islamabad, you know, Murree and Natia Gali. So I've done a bit of hiking up there as well. So do you wear Pakistani culture clothes, Yes. shalwar kameez? Do you like it? I do. I really like it. I actually am often in the shalwar kameez. I apologize Okay. for not doing that today, but I find it very, very comfortable and just very. It's easy to dress up. You know, I love it with a dupatta. I feel very elegant in that. It means you are enjoying our traditional values and Very culture much. of Very Pakistan. much. I mean, I have said before, and I'll keep saying it, the most wonderful thing I think about Pakistan is the welcoming attitude of its people. I arrived, you know, I don't have my family with me, and so it was very important for me that I was welcomed, and the generosity that people have shown me is astounding. It's a reputation, of course, in this part of the world that people are very welcoming, but I don't think I was prepared for the extent of it. It's very special. Okay. Tell us about your courses on Bhangra dances. That's right. Oh goodness, yes, I did. We some have Bhangra. heard about You've of heard you, about my yeah. Bhangra, yes. I'm afraid I'm not sure I'll be doing a demonstration right now, but I loved it. It's so joyous. I thought it was, obviously it's fantastic exercise, but it's also just so happy. I mean, doing 1 hour or 2 hours in an evening, it just gets your energy so happy, and you're jumping around. Yeah, exactly. I love it. Okay. Beside your work, what are your activities which you are involved in it? Oh goodness! I mean, I'm just trying to learn as much about the country as I can. So I'm reading, you know, both fiction and non-fiction books around Pakistan. I do want to continue my Bhangra classes, and most importantly, I want to start Urdu lessons because I need to start them, and I'm very excited to pick up a little bit. You know, I've got my Lahore Lahore, which is the most important one, I know, but I'm definitely hoping to pick up a little bit. So maybe next time we meet, I can say a little bit more in Urdu. But any message you give them, you give our viewers in Urdu? In Urdu, I mean, it's just really bahut shukriya for welcoming me so well, and for having me, and for introducing me to the culture in such a kind and lovely way. Wow. But have you visited our northern areas? Not yet. So I've been here the last 6 months, and it's not quite been the season to go north. But I definitely want to go to Gilgit, Hunza, Skardu. That's on my list. And I know that it's about to get very hot in Lahore. So when it does, I might try and escape north a little bit. And my friends and my colleagues all say that it is spectacular, absolutely wonderful. Do visit them. I will. I absolutely will. Okay, tell us about your preparation about the coronation.
Yes, I mean, obviously, I'm supporting London colleagues in helping deliver the event in Westminster, but we will also be having celebrations in Islamabad. Okay. So I will be heading there this weekend to partake in that. And I would encourage everyone to watch it. It's going to be streamed on the BBC, YouTube. You can find it online. 3 p.m. Pakistan time. So the whole world can be part of this really very special moment in history. And I definitely look forward to seeing His Majesty the King take that position that he will be taking on on Saturday. Saturday. और जनाब ये 3 बजे ये जो कमिंग सैटरडे है 6 मई ये इवेंट होने जा रहा है कॉरोनेशन, जिसको ताजपोशी कहा जाता है और प्रिंस चार्ल्स की ताजपोशी होने जा रही है। ये जो किंग चार्ल्स की ताजपोशी होने जा रही है ये कमिंग सैटरडे, जिसको आप BBC पर ऑनलाइन देख सकते हैं। दोपहर के 3 बजे ये सेरेमनी होगी लंदन में और आप लोग भी ये लाइव देख सकते हैं। सो व्हाट्स द प्रोसीजर टू गो देयर? In London? Oh, there's going to be there's a whole, obviously, very detailed running order. Okay. There are going to be parades. There's a whole long weekend planned in the UK. It's the coronation on the Saturday. Then there's also a concert over the weekend in honour of the coronation. And there's the big help out, which is a day that is meant to be focused on giving and on charity, which is something that's very important to His Majesty the King. So the idea is that we all get together and serve a charity and give back to the community. ठीक है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट जनाब एक सेरेमनी होने वाली है और इसमें पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वो भी इनवाइटेड हैं अपनी काबीना के साथ और वो भी विज़िट करने जा रहे हैं और ये एक बहुत ही बड़ी जनाब सेरेमनी होने वाली है और बड़ा इम्पॉर्टेंट और ह्यूज ओकेजन होने वाला है लंदन के लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी है, बिकॉज़ हम भी वहाँ पर जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर जा रहे हैं पूरी अपनी काबीना के साथ। What are you giving us in last comment? What are you? Last comment is just I'm really excited about the coronation. I really hope that everyone watches and hopefully takes a look at the Commonwealth website as well for all of the opportunities that young people and every Pakistani can get involved in. That's great. It's lovely meeting you, Clara. Thank you so much बहुत for coming here. बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आई। Thank you so much for coming here. और जनाब क्लारा हमारे साथ मौजूद थी, हेड हैं ब्रिटिश हाई कमीशन की लाहौर में और जनाब जो कोरोनेशन होने जा रही है 6 मई को कमिंग सैटरडे, जिसके हवाले से हमने बात की है और इसमें ख़ास करके कॉमनवेल्थ के हवाले से हमने बात की है, जिसमें जो यंग यूथ जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर भी इनकी कैंपेन्स चल रही हैं, जाके आप उस दर से और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस हवाले से गैदर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मज़ीद भी कुछ सोशल मीडिया के हवाले से ही बात कर लेते हैं। तो जनाब मारूफ गुलकारा सनम मारवी की जो पिक्चर है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के टाइम स्क्वायर की जीनत बन गई है। सनम मारवी को खूबसूरत आवाज़ के साथ दुनिया भर में शनाख्त भी हासिल है और मारूफ म्यूज़िक स्ट्रीमिंग सर्विस स्पॉटिफाई की जानिब से गुलकारा को एक्वेल पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत माह अप्रैल का एम्बेसडर मुंतखब किया गया था और एजाज़ मिलने के बाद तस्वीर न्यूयॉर्क सिटी के टाइम स्क्वायर के डिजिटल बिलबोर्ड पर लगाई गई और दूसरी तरफ स्पॉटिफाई ने इंस्टाग्राम पेज पर पिक्चर शेयर करते हुए लिखा कि सनम मारवी के साथ टाइम्स स्क्वायर में सूफ़ी अहद ख्याल रहे कि पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा को खूबसूरत आवाज़ के साथ साथ दुनिया भर में शनाख्त भी हासिल है और लाखों लोगों को फ़न के मशहूर कर चुकी हैं। और कुछ रोज़ पहले सनम मारवी जागो लाहौर के प्रोग्राम में मेहमान भी बनी थी। आप लोगों ने उनको देखा भी था कि जनाब हमारे जो ईद प्रोग्राम था वहाँ पर आई भी थी और ख़ूबसूरत अपना गाना गाकर अपनी आवाज़ का जादू जगाकर एक समा बांध दिया था। तो जनाब अब जो एक बहुत बड़ा एजाज़ है उनके लिए भी और हमारे लिए भी बीइंग पाकिस्तानी के जनाब उनको वो रिप्रेजेंट कर रही हैं पाकिस्तान को, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है, तो हम उनको भी बेस्ट ऑफ रखते हैं। और हमारे साथ जनाब वक्त थोड़ा सा कम है और ख़त्म हो चुका है, बल्कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा और जाते जाते उनका एक खूबसूरत सा गाना है, आप वो सुनते जाइए। अल्लाह हाफ़िज़।